बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के आगाज़ में अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। आज 16 फरवरी है और 19 फरवरी को पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। दूसरी जानिब आज शाम लाहौर के तारीखी हुजूरी बाग में एक तकरीब मुनक्किद हो रही है। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से एक इफ्तिताई तकरीब है, लेकिन जो माजी में होता रहा है कि जब भी कोई आईसीसी का मेजर इवेंट होता है तो इफ्तिताई तकरीब होती है, टीमों के कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो सब चीज़ें नहीं हो रही। फ़ोटो शूट होता है लेकिन वो नहीं हो रही। लेकिन आज 16 फरवरी को एक हुजूरी बाग में तकरीब मुनक्किद हो रही है और कहा यह जा रहा है कि जब 19 फरवरी को नेशनल स्टेडियम कराची में पहला मैच होगा तो उससे कबल भी एक तकरीब मुनक्किद होगी और कहा यह जा रहा है पाक फ़िज़ाइया के तैयारे जो हैं वो डिस्प्ले करेंगे और उससे चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर सबकी नज़रें। चैंपियन है, दिफाई चैंपियन। 18 जून 2017 को पाकिस्तान ने भारत को हराकर ओवल लंदन के मैदान पर चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया था। फिर उसके बाद आईसीसी ने यह फैसला किया था कि अब चैंपियंस ट्रॉफी वो आखिरी होगा। लेकिन फिर 2021 में आईसीसी ने फैसला किया, ब्रॉडकास्टर्स और जो आईसीसी के अरकान हैं उनकी इसरार पर, कि चैंपियंस ट्रॉफी को दोबारा से शुरू किया जाए और अब ये दोबारा से शुरू हो रही है। बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तानी टीम के हवाले से, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स के हवाले से कि क्या नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और अगर हारिस रऊफ फिट हो जाते हैं, वो फ़हीम अशरफ क्या मुखालिफ टीम को लिए मुश्किलात पैदा कर सकेंगे। ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात जानने की कोशिश करेंगे। और आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान के क्वालिफाइड क्रिकेट कोच, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन, जो पाकिस्तान की कौमी विमेन नेशनल सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उसके अलावा जलालुद्दीन जो हैं वो इन्होंने 2 कोर्सेज़ किए हुए हैं, ईसीबी का भी किया हुआ है और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का भी, और अब तो ये अमेरिका में है लेकिन कोचिंग से ये वाबस्ता है। इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम जलालुद्दीन से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, आपको क्रिकेट के हवाले से एक पैकेज दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया और वक्त ज़ाया किए बगैर जलालुद्दीन से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। जलालुद्दीन साहब, जो हमने देखा कि एक हफ्ते में 2 मरतबा न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हराया, पहले लाहौर में 78 रन से, फिर कराची में 5 विकेटों से पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बड़ी यादगार फतह हासिल की। आप अपने तजुर्बे की रोशनी में कैसे देखते हैं न्यूजीलैंड से हमारा पहला मैच और न्यूजीलैंड ने जो ट्राई सीरीज़ के दोनों मैचेस में हमें हराया है? क्या पाकिस्तान टीम मुख्तलिफ टीम नज़र आएगी? डू और डाई सिचुएशन होगी पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के जीतने के चांसेस अगेंस्ट न्यूजीलैंड लॉ ऑफ एवरेज शायद अप्लाई हो सकता है। अच्छा। बाकी बज़ाहिर जो टीम हमने देखी खेलते हुए अगेंस्ट न्यूजीलैंड दोनों मैचेस में, वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आई हैं जहाँ किसी अच्छे टूर्नामेंट में टीम को जीतने के चांसेस जिससे कम हो जाते हैं। मसलन हमारा फील्डिंग का स्टैंडर्ड बहुत ख़राब रहा, बॉलिंग में वो पेनिट्रेशन नहीं है जो हमें वनडे क्रिकेट में चाहिए होती है, इनिशियली भी चाहिए होती है और फिर आखिरी ओवरों में जहाँ चांस ले रहे होते हैं बैट्समैन, वहाँ पर बॉलिंग की जो वेरिएशन चाहिए होती है वो हमें नज़र नहीं आई। तो पाकिस्तान की ओवरऑल टीम जो एक परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, वन ऑफ परफॉर्मेंस, वो वाकई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, मगर हमें उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं चाहिए। हमें ऐसी चाहिए जो हर मैच को एक प्रोसेस के थ्रू जीते। ठीक है, वो 350 रन चेज में वो हर वक्त नहीं होते चेंज, सही, एक दफ़ा साल में कभी हो गए, वो अपनी जगह अच्छा है, मगर उससे हमें कोई फ़ायदा होना चाहिए था। वो हमने देखा कि फिर जब दूसरा मैच हमने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला तो उसी तरह की परफॉर्मेंस हमें नज़र आई, लैप्सेस भी नज़र आए। तो जब इतना बड़ा टूर्नामेंट होता है और अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि हम डिफेंडिंग चैंपियन तो है ही और हम इस दफ़ा भी जीतेंगे, जिसकी तैयारियाँ हर तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने की है, मगर इतने सारे फ्लॉज के साथ आप वन ऑफ मैच तो जीत सकते हैं। यानी कि टूर्नामेंट जीतने के लिए या कप जीतने के लिए आपको थ्रू आउट हर मैच में हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से करना होगा। उसमें फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, हर चीज़ काउंट होती है। जो टीम ये करेगी वो जीतेगी। मगर जो हमने पिछले 3 मैच देखे पाकिस्तान के, उसमें हमें ये चीज़ें लैक करती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि इतना आसान पाकिस्तान को नहीं होगा जीतना इस कप को। फिलहाल तो अभी हम पहले मैच पे ही जाते हैं, देखते हैं कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट किस तरह वो परफॉर्म करते हैं, कोई नई स्ट्रेटजी बनाते हैं। जो कॉम्बिनेशन है वो भी फेल ही हो गया तकरीबन। वो कॉम्बिनेशन की आपने बात की, दुनिया ने जो टीमें आ रही हैं, 2-2, 3-3, भारत ने तो 5 स्पिनर शामिल किए हैं अपने स्क्वाड में और हर टीम ने, पाकिस्तान ने सिर्फ 1 स्पिनर शामिल किया। और हमने देखा फाइनल में ट्राई सीरीज में इतने मुतासिर कुन नहीं रहे अबरार अहमद। आप क्या समझते हैं, भारत जो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है, भारतीय बैट्समैन या बांग्लादेशी बैट्समैन भी स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, अबरार अहमद अकेला क्या ये बोझ उठा सकेगा?
देखिए काफ़ी क्रिटिसाइज हुआ सिलेक्शन पे, ख़ासतौर से एक स्पिनर्स की वजह से भी, बल्कि डेढ़ कह सकते हैं, वो आधी बॉलिंग वो भी कर लेते हैं हमारे जो बैट्समैन हैं। मगर आपको हम किस तरह से हम देखते हैं कि चीज़ें सही हो रही है। 8 टीमें कुछ और कर रही हैं और हम कुछ और कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 8 गलत नहीं हो सकती या 7 गलत नहीं हो सकती, आप गलत हो सकते हो। एक तो उन्होंने सबने 2 से 3 स्पिनर रखे और अच्छे क्वालिटी स्पिनर्स हैं। आप न्यूजीलैंड को देख लेंगे उनकी कितनी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की। तो एक तो पहली स्टेज पे जो सिलेक्शन है वो हमेशा से बड़े टूर्नामेंट में हमने यही देखा है कि जब भी वर्ल्ड कप या इसी तरह के मैचेस टूर्नामेंट्स आए तो हम आखिर तक डिसाइड नहीं कर पाते और हम अपनी सिलेक्शन भी सही नहीं करते। तो 2 प्लेयरों को जो डिस्कार्डेड थे उनको वापस टीम में लिया, जिसमें फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह, वो पहले भी कुछ नहीं कर सके थे। अब क्या समझना ये होता है कि अगर इन्होंने बेसिस पे लिया बांग्लादेश लीग से, तो आपको इतनी अकल तो होनी चाहिए कि आप किस लेवल की लीग को और इस लेवल पे लाके उसको जस्टिफाई करने में लगे हुए। तो ये चीजें सही नहीं है और ये बहुत अरसे से हो रही है और कोई नई बात हमें नजर नहीं आ रही। ठीक है, जलालुद्दीन तो हमारे साथ मौजूद है, इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद ने, जो बड़े ब्लंट अंदाज से तबसरा करते हैं और पीटीवी स्पोर्ट्स पर इनका एक शो भी चलता है। अब तो चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है तो अब तो ये कहीं और अपनी माहिराना राय देंगे, लेकिन तनवीर अहमद हमारे साथ भी काफ़ी प्रोग्राम्स कर चुके हैं और खुलकर बात करते हैं, किसी नफ़ा नुकसान के बगैर, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तनवीर। वालेकुम सलाम इकबाल भाई, कैसे हैं? जलाल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तनवीर कैसे देखते हैं, अभी जलाल भाई से बात हो रही थी, अब तो टीम तो खैर 15 रुकनी अनाउंस हो गई, लेकिन इस टीम में क्या आपको इतना करंट नजर आता है? आप भी फास्ट बॉलर रहे हैं, जलाल भाई भी रहे हैं, क्या फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग आपने देखी कि किस तरीके से आखिरी ओवर्स में उनकी पिटाई होती है? हालांकि शाहीन शाह अफरीदी बेहतरीन बॉलर्स में शुमार होते हैं, नसीम शाह हो गए, फिर फ़हीम अशरफ को इन्होंने खिलाया, 2 ओवर्स और 2 गेंदें दी, 14 उन्होंने बॉलिंग की उस मैच में। तो आप पाकिस्तान के इस फास्ट बॉलिंग अटैक को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तनवीर। देखिए इकबाल भाई, आपने जो फास्ट बॉलिंग की बात की है ना, फास्ट बॉलर्स को देख के कम से कम हमें ये तो एक चीज नजर आती है ना कि जो फास्ट बॉलिंग की जो साइड है वो पूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि फास्ट बॉलर 1 कम था या 2 कम थे या इतने होने चाहिए, तो वो पूरी है। उसके बावजूद एक चीज पूरी है, उसके बावजूद होने के बाद अगर वो गंदी बॉलिंग कर रहे हैं तो फिर आप अदर महमूद से पूछें या आकिब जावेद खुद फास्ट बॉलर है, इनसे पूछें कि ये बॉलिंग क्यों नहीं अच्छी कर रहे, नए बॉल से क्यों नहीं विकेट लेके दे रहे, पुराने जब यॉर्कर्स का टाइम होता है, लास्ट ओवर्स होते हैं, वहां पे इतनी मार क्यों खाते हैं? तो वो चीज तो पूरी नजर आती है। लेकिन अगर हम ये फ़हीम अशरफ की बात करते हैं या खुशदिल शाह की बात करते हैं, मतलब यानी कोई दूर दूर तक इनका नाम नहीं था, उसके बाद उठा के इनको जो है वो लेके आ जाते हैं। कोई और सोचे ना सोचे, मेरे जैसा तो बंदा यही सोचेगा कि किसी पवे से आए हैं, किसी की पर्ची लगी है, कौन लोग इन लोगों के पीछे हैं जिन्होंने इनको सपोर्ट की है। उसके बाद आकिब जावेद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बात करते हैं कि जी हमारी टीम बहुत अच्छी है, हमारी टीम बहुत बैलेंस है। यार आकिब भाई, आपने इतना अरसा क्रिकेट खेली है, मतलब यानी आप क्रिकेटर्स को बेवकूफ तो नहीं बना सकते ना आप। मतलब ये जो आपने टीम सेलेक्ट की है जिसमें आपके पास आप अपनी कंट्री में चैंपियन ट्रॉफी खेल रहे हो और एक जेन्युइन ओपनर आपके पास और उसके बाद एक जेन्युइन स्पिनर और उसके बाद फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह, ये दोनों बाहर से आए। फिर बाबर आजम की भी इतनी अच्छी फॉर्म नहीं है, सऊद शकील भी आया टाइम के बाद, वो रन पता नहीं करेगा नहीं करेगा। तैयब ताहिर आपके पास बिल्कुल एक नया लड़का है, उसके ऊपर भी प्रेशर होगा। तो मतलब यानी इस टाइम रिजवान और जो सलमान ने जो रन किए, फिर उसके बाद फखर के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि फखर ऐसा प्लेयर है। ये 2-3 बैटिंग लाइनअप में ऐसे प्लेयर है जिनके बारे में आप सोच सकते हैं कि शायद ये कुछ कर जाए। बाकी तो किसी की फॉर्म नहीं है, कोई वो वापस आ रहा है, कलामी होती है। तनवीर, आप क्या समझते हैं, बाबर आजम से इनिंग्स ओपन कराने का फैसला दुरुस्त है? क्योंकि 21 इनिंग्स से उन्होंने कोई सेंचुरी नहीं बनाई और वो 1 डाउन पोजीशन के लिए आइडियल हो सकते थे, लेकिन चूंकि आपने रेगुलर ओपनर ही नहीं रखा टीम में, तो आप समझते हैं कि इसकी वजह से और बाबर आजम दबाव का शिकार हुए? 3 इनिंग्स में उनके 68 रन है ट्राई सीरीज में। देखिए इस बात के ऊपर भी आकिब जावेद ने उन्होंने जवाब दिया कि भाई बाबर अच्छा प्लेयर है, रन्स कर सकता है, मुझे पता है वो बहुत अच्छा प्लेयर है। मसला ये है कि ये मैं भी मानता हूं कि तीसरे नंबर का प्लेयर वो एक किस्म का ओपनर ही होता है कि अगर आप किसी को ओपनर नहीं लेते तो आप उसको शिफ्ट कर देते हैं ऊपर के, यार तुम एज अ ओपनर चले जाओ। लेकिन उस वक्त जब तीसरे नंबर के प्लेयर की फॉर्म बहुत अच्छी होती है, ठीक है, ये भी मैं आपको चीज बता दूं, जलाल भाई साथ आपके बैठे हुए, ये भी हो सकता है इस बात पे एग्री करें
कि जब तीसरे नंबर का प्लेयर की अगर फॉर्म बहुत होती है ना अच्छी, तो फिर लोग यही कहते हैं कि चलो यार अगर बाबर को ऊपर भेज दिया कोई मसला नहीं है, उसकी फॉर्म बहुत अच्छी है। एक तो उसकी फॉर्म नहीं, उसके बाद पूरे पाकिस्तान चाहता है वो रन करे, फिर उसके ऊपर प्रेशर इतना, फिर उसके बाद सेट होके वो आउट हो जाता है, तो उसके ऊपर प्रेशर इतने हैं। हमने उसको ओपन करा दी। तो भाई आपके पास जेन्युइन अगर ओपनर्स थे तो आपको क्या प्रॉब्लम थी? अब ये फहीम अशरफ, खुशदिल शाह दो को जो लिया है, इस जगह पे आपका एक जेन्युइन ओपनर आ जाता, ठीक है, एक स्पिनर आ जाता, या तो ये बहुत बड़े दोनों ब्रेडमैन होते ना, ठीक है, तो मैं मानता कि यार हमारे पास वेव रिचर्ड आगे, इनके बगैर पाकिस्तान टीम फारिग है, तो आप इन दोनों को ले लेते। मतलब यानी बांग्लादेश प्रीमियर लीग जहां पे शायद मैं भी जाके कुछ 2-4 ओवर करके कोई एक आध विकेट ले ही लूंगा शायद जाके, मतलब उस लीग के साथ यार आप उस लेवल के साथ आप पाकिस्तान टीम में उनको सिलेक्ट कर रहे हो। फिर अब होगा क्या? अच्छी परफॉर्मेंस हो गई, हम किस्मत में चलते हैं ना, अच्छी हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर यही बोलेंगे जीतो या हारो हम तुम्हारे साथ है, बस यही होगा। चले आखिरी सवाल तनवीर, आप समझते हैं दबाव होगा 19 फरवरी को जो न्यूजीलैंड के खिलाफ ओपनिंग मैच है, क्योंकि उसने 7 दिन में 2 मरतबा पाकिस्तान को हराया और ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। पाकिस्तान जीतता है तो बुलंद हौसलों के साथ जाएगा दुबई, जहां भारत से 23 फरवरी को है, लेकिन खुदा न खास्ता पाकिस्तान हारता है तो न्यूजीलैंड के चांसेस ब्राइट हो जाएंगे सेमीफाइनल में पहुंचने के, और पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच में दबाव होगा। आप क्या समझते हैं? देखिए बिल्कुल, आप 2 मैचेस उनसे हार गए ट्राई सीरीज के, फाइनल और राउंड का मैच था, उसके बाद आपका अगला मैच इन्हीं से ही है, स्टार्ट का पहला मैच ही टूर्नामेंट का इन्हीं से है। फिर उसके बाद लोकी फर्गसन जो है इनके, वो हो सकता है पहला मैच में इन हो जाए, वो तेज गेंद करते हैं, वो तो आ सकते हैं, मैट हेनरी आ सकते हैं, फिर सचिन रविंद्रा जो अगर वो फिट है वो अगर ओपनर आ सकते हैं तो टीम तो और उनकी तगड़ी हो जाएगी। पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बहुत है, पाकिस्तान अगर न्यूजीलैंड से मैच हार जाता है तो फिर उसके बाद उनका इंडिया से जीतना, हर हालत जीतना है, अगर आप नहीं जीते तो आप बाहर हो जाएंगे। ठीक, तो मतलब यानी आपके पास हथियार है नहीं, तो आप आसरे पे चल रहे जी, तुक्का लग गया तो लग गया, तो सारी जिंदगी तुक्के पे क्रिकेट थोड़ी होती है यार। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर अहमद, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, हमसे। जलालुद्दीन साहब क्या कहते हैं कि एक जो उन्होंने बाबर आजम से रिलेटेड बात की, देखिए कॉमन सेंस कह सकते हैं और लॉजिक भी कह सकते हैं, जब एक प्लेयर रन फॉर्म अच्छी ना हो और उसको थोड़ा मुश्किल हो रही है रन बनाने में, तो उसको ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है जहां उसको चीजें आसान इजी ले। हाँ, तो सही। आप अगर किसी को ओपन करा रहे हो, उसका मतलब बॉल नहीं हुआ है, वो मूवमेंट हर हाल में होगी, पिच भी अगर फ्रेश है तो वहां से मूवमेंट होगी, बॉलर फ्रेश है, तो ये वो सारी चीजें हैं उस प्लेयर के अगेंस्ट जाती है जिसकी फॉर्म ना हो। तो अकल ये कहती है कि इनको अगर बाबर आजम से रन कराएं तो मैं तो कहता हूँ 4 नंबर पे भी आ सकते थे वो, फॉर अ टाइम बीइंग, जब तक वो एक बड़ी इनिंग ना। फिर इनिंग्स कौन ओपन करता? वो तो फिर रिजवान कर सकते थे ओपन। वो तो फिर आपको जब आपने आपको है ही नहीं आपके पास। ये तो आज की मैं बात कर रहा हूँ ना, जो उन्होंने सेटअप बनाया वो यही बनाया ना कि बाबर आजम ओपन करेंगे, तो वो गलत इस लिहाज से कि एक बंदा पहले ही अंडर प्रेशर है, इतनी बड़ी इनिंग नहीं खेल पा रहा, उसको मुश्किल इन्वायरमेंट दे रहा हूँ। देखिए नया बॉल खेलना कितना भी कैसा भी फ्लैट पिच हो मुश्किल होता है, बॉलर फ्रेश होता है, पिच फ्रेश होती है, तो वहां चांसेस बॉलर के लिए बेहतर होते हैं किसी को आउट करने के लिए। तो एक तो ये लॉजिकल बात होगी। दूसरे, जैसे अब आपने देखा कि 2 मैच हम ऑलरेडी हारे हुए हैं और हम इफ एंड बट्स पे अगर टूर्नामेंट इतना बड़ा खेलेंगे कि अगर वो कर गया, अगर ये नहीं करा या वो मुश्किल होगी बहुत। हमें तो वो प्लेयर चाहिए जो डेफिनेटली उनकी रेपुटेशन ये होगी ये करेंगे, तो जैसे उसकी बेस पे आप इतने बड़े टूर्नामेंट्स खेलते हैं। अब आप आके अगर इस स्टेज पे ये सोचेंगे कि शायद वो फॉर्म आ जाए तो या शायद वो आउट, ये बेवकूफी होगी, तो ये इस लेवल पे नहीं होता। इस लेवल पे आप जब इतने बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं तो हर चीज को परफेक्ट करके जाते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मे बी मैच जीत जाए मगर टूर्नामेंट जीतना मुश्किल है। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद से। जलालुद्दीन साहब ये बताएं, आप भी बॉलर रहे, मिडिल ओवर्स में कौन बॉलिंग करेगा? शुरू में तो चलें शाहीन शाह अफरीदी से बॉलिंग करा ली, नसीम शाह से करा ली, कोई ऐसा बॉलर नजर आता है आपको जो मिडिल ओवर्स में रन्स भी रोके और आउट भी करे? जैसे मिचेल सेंटनर है या उनका जॉन इयन ब्रेसवेल है, कोई नजर आता है आपको? भाई देखें, बॉलर तो यही है, इन्होंने नहीं करनी है, क्या ये इफेक्टिव होंगे? नहीं, ये इशू है, सवाल ये है, क्योंकि हमने देखा है शाहीन शाह अफरीदी वगैरह नए बॉल के हद तक तो मैनेज कर लेते हैं, मगर वो भी पुरानी बॉल पे उनके पास वेरिएशन नहीं है, और नसीम शाह का भी ऑलमोस्ट ऐसे ही मसला है। जहाँ तक आप स्पिनर्स पे आ जाएं तो खुशदिल शाह जो है वो ना तो पूरे बैट्समैन है ना पूरे बॉलर है, तो जैसे आपने सेटनर की बात की तो पक्के बॉलर हैं, उसके बाद बैटिंग भी कर लेते हैं वो। तो हमारे पास जो अवेलेबल टीम है उसमें कोई ऐसा बॉलर जो मिडिल ऑर्डर में कर सके, जो आपका सवाल है, वो हमें नज़र नहीं आ रहा कि जो सिचुएशन के मुताबिक बॉलिंग करके कुछ टीम के लिए
सपोर्ट कर सके, किसी स्टेज पे आउट करना है तो आउट कर सके, या कहीं किसी स्टेज पे थोड़ा बहुत कंटेन करने वाला भी टाइम आ जाता है क्रिकेट में, तो वो कंटेन कर सके। ये तो ऐसे हैं कि ज़्यादातर जब कोई बहुत ही मैच वन साइडेड होगा तो ये इफेक्टिव हो सकते हैं। जहाँ भी क्रूशल स्टेज पे बॉलिंग करनी होगी, जहाँ आपको रन भी कम लेने हैं और बॉलिंग भी अच्छी करनी है और आउट भी करना है, वहाँ ये एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि ये एक एवरेज बॉलर है और एवरेज बॉलर का वही है कि बहुत ही आइडियल कंडीशन मिले तो वो परफॉर्म करेगा। तो इसलिए मेरा कहने का मकसद है कि आपके पास जो भी अवेलेबल बॉलिंग है वो इस तरह की नहीं है कि अंडर प्रेशर एक अच्छी तरह से परफॉर्म कर सके। सही, बस वही वाली बात है कि हाँ अगर हो गई, चल गए तो चल गए, अगर पे चल रहा है। अगर मैं इतने बड़े टूर्नामेंट में अगर पे बात नहीं की जाती, सॉलिड बात होती है जहां आपके जो बॉलर हैं आप उन पर रिलाई करते हैं और उनसे बॉल कराते हैं। सही, या तो हम हाफ हार्टेड जाते हैं और बॉल कभी कराते हैं, कभी किसी से नहीं कराते। हाँ। तो मकसद है कि अपीरेंटली बॉलिंग में वो स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही जो अच्छी टीमों के अगेंस्ट मुश्किल वक्त में बॉल कर सके। और आपके कप्तान जो है वो कहते हैं कि खुशदिल शाह जो है मिडिल ओवर्स में बॉलिंग कर सकते हैं। आपके पास आधा तीतर आधा बटेर वाले बॉलर्स हैं, यानी कि सलमान अली आगा बुनियादी तौर पर बैट्समैन है, उनसे इतनी माजी में इतनी बॉलिंग नहीं कराई गई। साउथ अफ्रीका में उन्होंने अच्छी की, इस गुज़िश्ता मैच में 10 ओवर्स कराए गए। तो आप समझते हैं कि खुशदिल शाह और सलमान अली आगा अबरार के साथ मिलकर स्पिन बॉलिंग का बोझ अपने कांधों पर उठा पाएंगे? देखिए सलमान अली आगा जो है वो अगर एज ए 5th बॉलर काउंट होते हैं ना तो शायद वो ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर वो 5 बॉलर के अंदर आए तो वो इतने इफेक्टिव नहीं, क्योंकि वो बेसिकली एज ए बैट्समैन वो कर सकते हैं 3-4 ओवर 5 ओवर, मगर वो एज ए 5th बॉलर। जो मेन बॉलर होते हैं उनकी एक अलग अप्रोच होती है, ठीक है ना। तो जो आपके पास 3 रेगुलर बॉलर के साथ खेले और फहीम अशरफ ऑलराउंडर है। हाँ, तो देखिए ना दोनों जो आपके ऑलराउंडर हैं, खुशदिल शाह और फहीम अशरफ, जो पहले ट्राइड एंड टेस्टेड है, उन्होंने ना कभी बॉलिंग में बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दी है ना बैटिंग में। तो आप जब भी एक ऑलराउंडर की अगर बात करते हैं तो ऑलराउंडर में एक उसकी जो फील्ड है, यानी डिसिप्लिन है, बैटिंग या बॉलिंग, वो पूरा होना चाहिए। दूसरा आधा हो तो वो ऑलराउंडर होता है। मगर अगर दोनों आपकी चीजें आधी आधी हैं तो आप ऑलराउंडर कंसीडर तो हो जाएंगे, मगर आप इफेक्टिव नहीं हो सकते फॉर द टीम। तो इसलिए जो भी हमारा अभी बना है, अब जाहिर है कि अब यही खेलना है। अब क्या वो ऐसी नई बात करें जिससे कि शायद कुछ चेंज आ जाए उनकी बैटिंग बॉलिंग में, तो कोई तब्दीली आ जाए। मगर हम अगर ऐसे देख रहे हैं, अपने अपीरेंटली देख रहे हैं, तो हमें कोई नई बात नजर नहीं आ रही। और हमने पिछले ट्रायंगल में भी देख लिया, कोई खास बात नजर नहीं आई। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमने लाहौर से ज्वाइन किया है, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हाफिज मोहम्मद इमरान ने। क्योंकि अब से कुछ ही देर के बाद हुजूरी बाग, जो तारीखी हुजूरी बाग है लाहौर का, वहाँ पर तकरीब शुरू होगी। हाफिज इमरान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम सलाम बेग साहब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया बेग साहब। ये बताएं कि क्या मतलब कौन सी ये तकरीब है, क्योंकि टीमें तो सारी मौजूद नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तकरीब करा रहा है इमरान? जी बिल्कुल बेग साहब, अभी उसी रास्ते पर हूँ। जब आप तारीखी हुजूरी बाग कह रहे थे तो फिर मेरे एक तारीख रकम हो, कुछ देर में वहां पर जाएंगे, बादशाह सलामत से मुलाकात होनी है लोगों की, तो देखिए क्या होता है। लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से है, आईसीसी के ऑफिसर्स होंगे जैसा कि उन्होंने बताया है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिसर्स होंगे, कुछ और लोग भी होंगे। पाकिस्तान की टीम तो नहीं होगी, क्योंकि टीम तो यहाँ पर है कराची में। हाँ, कराची में है। ना अफगानिस्तान की टीम होगी, ना न्यूजीलैंड की टीम होगी। तो बुनियादी तौर पर ना बेग साहब, आप आज से अगर हम देखते हैं, या आज सारी टीमें जो हैं, जो कि जिन्होंने बुनियादी तौर पर शरीक होना है, उनकी अक्सरियत पाकिस्तान में पहुंच चुकी है। हाँ। तो चैंपियंस ट्रॉफी का असल में आज से ना स्विच ऑन हो गया। हाँ। और आज से उसकी सरगर्मियां बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएंगी। अल्लाह करे कि ये बड़े कामयाब और अमन व अमान के साथ इसका इनेकाद हो, पाकिस्तान आजाद का दिफा करे, और तमाम टीमें 6 जो पाकिस्तान में यहाँ पर आई हैं अच्छी और खुशगवार यादों के साथ पाकिस्तान से वापस रवाना हो, और इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट का एक ऐसा दौर शुरू हो जहाँ पर पाकिस्तान में एक मरतबा से फिर आईसीसी के इवेंट्स तसलसल के साथ पाकिस्तान को उनकी मेजबानी मिले। तो ये एक नई ख्वाहिश जरूर है और हर पाकिस्तानी यही चाहता है। लेकिन आप क्या समझते हैं, जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है, शायकीन क्रिकेट ने बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता की थी, दिफाई चैंपियन है पाकिस्तानी टीम, 2017 में जीती थी, इस कारकर्दगी को देखते हुए कितनी तवक्कुआत हैं आपको? देखिए बेग साहब, अभी जैसे आप बात कर रहे थे, जलाल पे भी तशरीफ फरमा है, और जो पाकिस्तान की इस टीम से आप पाकिस्तान को किसी भी जगह पर रेस से बाहर, दौड़ से बाहर तो नहीं कर सकते, क्योंकि इनको कहा जाता है कि ये अनप्रडिक्टेबल है। लेकिन जब हम मजमूई तौर पर जायजा लेते हैं तो जो पाकिस्तान में जिस तरह से क्रिकेट प्रोपोगेट हो रही है, या जिस तरह से जिन लोगों के किरदार बताए जा रहे हैं पाकिस्तान के क्रिकेट में लोगों को, तो वो तो जो क्रिकेट की चीजें हैं उनसे मुताबिकत नहीं रखते हैं। मतलब हम अगर कहेंगे कि फलां खिलाड़ी हमारा ऑलराउंडर है,
तो क्या किसी के 199 इंटरनेशनल रन हो और उसकी 4-5 साल की इंटरनेशनल क्रिकेट हो, क्या हम उसे एक ऑलराउंडर कह सकते हैं? एक ऐसा खिलाड़ी जिसके 228 इंटरनेशनल रन हो, 30-32 विकेटें हों और उसकी 8 साल की कम से कम कमोबेश इंटरनेशनल क्रिकेट हो, क्या हम उसे ऑलराउंडर कह सकते हैं? इतने वक्त में तो एंड्रू फ्लिंटॉफ ने, हेडली ने, कपिल ने, इमरान ने, मार्शल ने, हार्दिक पांड्या ने या कैलस ने, इन्होंने तो दुनिया फतह कर ली थी इतने दौर में, इतने 8-9 वर्षों में। तो हम अगर आज हम ये कह रहे हैं कि हमारे ऑलराउंडर हैं, तो ये हमारे लिए ना बड़ा तशवीशनाक। लेकिन हम बीपीएल की परफॉर्मेंस पर क्यों टीम को सिलेक्ट करते हैं? हमने जो तीसरा फास्ट बॉलर लिया हारिस रऊफ की अनफिट होने की वजह से ट्राई सीरीज के लिए, आकिफ जावेद, वो भी बीपीएल में परफॉर्म कर रहे थे और कहते हैं खुर्शीद शाह ने बड़े छक्के लगाए और फहीम अशरफ ने बीपीएल में अच्छा परफॉर्म किया। तो हम बीपीएल की परफॉर्मेंस पर पाकिस्तान की टीम मुंतखब करेंगे क्या? अल्लाह करे बेग साहब कि वो दोबारा छक्के लगाए पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलते हुए, लेकिन आपने देख लिया है और लोगों ने भी देखा है कि वो आउट कैसे हुए हैं। और जिस चैंपियंस ट्रॉफी में, जिस चैंपियंस कप में इनको रखा गया था, उसमें भी इनके 90% रन उसी जगह पर थे। और दुनिया फिर ऐसे आपको, जब आप बिल्कुल प्रेडिक्टेबल हो जाए ना, तो आपसे इतनी आसानी से रन नहीं खाती। लेकिन बेशक इसका सबसे तशवीशनाक पहलू ये है जो इस वक्त पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी है। आज अगर पाकिस्तान के पास ऑलराउंडर नहीं है, बॉलर्स नहीं है, बैटर्स नहीं है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये खिलाड़ी तो बड़ा आसान रास्ता है कि इनके ऊपर तनकीद शुरू कर दी जाए, लेकिन वो जो चिलमन में छुपे बैठे हैं अपने कमरों में गुज़िश्ता कई बरसों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जो साफ सामने भी नहीं आते, साफ भी नहीं है, उनको पूछना चाहिए कि भाईजान आपने किया क्या है पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ? आप क्या करते रहे गुज़िश्ता 5, 7, 8 वर्षों में? आपकी कोई जूनियर क्रिकेट नहीं है, आपका कोई पासवे नहीं है, आपका कोई फिटनेस का स्टैंडर्ड नहीं है, आपका कोई पैमाना नहीं है सिलेक्शन का, आपका कोई आपको एहतसाब का आपका अमल नहीं है, जहां पर आप पूरे साल में अगर कोई अंडर 19 का टूर्नामेंट ना करवाएं, चालू करके उसको रोक दें, कोई पूछने वाला नहीं है। आप किसी को लगाएं, किसी को हटा दें, फिर दोबारा लाएं, फिर हटा दें, कोई उसका पैमाना नहीं है कि लगाया क्यों, हटाया क्यों, दोबारा क्यों लगा दिया। तो ये तो सवालात हैं। ये सवालात के जवाबात हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जाएं हुजूरी बाग और अटेंड करें। जलाल भाई, डोमेस्टिक क्रिकेट को इन्होंने एक रोलिंग स्टॉक हुआ है। अंडर 19 शुरू होती है, एक मैच होता है, फिर रोक देते हैं। फिर आप देखें प्रेसिडेंट ट्रॉफी हो रही है, हफीज ने इतराज़ किया कि किस ग्राउंड पर आप खिला रहे हैं, वो सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन से बस कागज़ों का पेट भरा जा रहा है। आप क्या समझते हैं, जब तक आप अपने डोमेस्टिक पे इतने अरबों रुपए खर्च करते हैं, उसको बेहतर नहीं बनाएंगे तो फिर क्या होगा? तो बिल्कुल सही बात है आपने जो कहा, या हाफिज साहब भी जो कह रहे थे कि भाई आपको वैल्यू करना है, और वैल्यू खाली ज़बानी नहीं करना, आपने एक्शन दिखाना है। और उसके लिए जैसे जो सबसे बड़ी खराबी मैं समझता हूँ कि एक आपका ऑलरेडी स्ट्रक्चर मौजूद था क्रिकेट का, आपने एक पैरेलल स्ट्रक्चर चैंपियंस कप के नाम से बना दिया, जिससे डीमोरलाइज कर दिया अपना ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर था। और वही लोग उसमें से वहाँ लेके उनको हाईली पेड कर दिया और उनको ऊपर शफकत ज़्यादा हो गई। तो ये अजीब सी बात है, जो आपका ऑलरेडी स्ट्रक्चर है वो आपका स्ट्रक्चर बाई टेक्निकली सही है, जो लोग मैनेज कर रहे हैं उसको वो सही नहीं है, वहाँ पे बेहतरी की लाने की ज़रूरत है। तो हम जहाँ उल्टा करते हैं, हर आदमी एक नई बात शुरू कर देता है। पिछली दफा इमरान खान ने आके सारी चीज़ें बंद करके 6 टीमें बना दी। अब फिर दोबारा मैं अभी कुछ अर्से मुझे कुछ मैचेस डिपार्टमेंट के देखने में बड़ा पुअर स्टैंडर्ड देखने को मिला। जो अप्रोच थी कोचेस की या उनके मैनेजमेंट की, वो ये नहीं थी कि टीमें जीतें और अच्छा हो। वहाँ पे ये लग रहा था कि किसको कितनी दफ़ा कितने मैच खिला के उसके कोटा पूरा करना है। सही। तो इस तरह की अप्रोच अगर हमारे फर्स्ट क्लास में होगी तो मैं समझता हूँ कि हम कभी भी अच्छी क्रिकेट में प्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और उसके अलावा जो मेरा हमेशा से रहा है कि क्रिकेट सही होनी है वही ग्रास रूट से, वहाँ पे अगर काम नहीं होगा तो कभी भी आप ये कॉस्मेटिक सर्जरी से क्वालिटी काम नहीं बना सकते। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप हर जगह काम करें, ग्रास रूट पे भी करें, फर्स्ट क्लास में भी करें और पाकिस्तान टीम पे भी करें, और वो साइमल्टेनियस चलेगा। और उसके रिजल्ट बाद में भी थोड़े लॉन्ग टर्म पे आए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर क्वालिफाइड कोच जलालुद्दीन के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल जलालुद्दीन जो बात कर रहे थे कि हमारे पास क्यों नहीं रिप्लेसमेंट है, हमारे पास टैलेंट क्यों नहीं है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि डोमेस्टिक क्रिकेट का तिया पाचा हो चुका है। इन्होंने खुद देखा जाकर अभी बता रहे थे कि डोमेस्टिक क्रिकेट के जो मैचेस हैं, जिस तरीके से मैचेस हो रहे हैं, बस कागज़ों का पेट भरा जा रहा है। यार भाई, लेकिन जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स पर हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है ना कि वो इसको बेहतर करें। इतने पैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खर्च कर रहा है विमेन क्रिकेट पर, मर्दों की क्रिकेट पर, अंडर 19 और इधर उधर, लेकिन रिजल्ट तो कुछ भी नहीं आ रहा। एक तो सबसे हैरान कुन बात यह है कि बाकी दुनिया में कहीं पे भी इस तरह नहीं होता कि
क्लब से लेके और फर्स्ट क्लास एक साथ सब कुछ हो रहा है। सब कुछ क्रिकेट बोर्ड खर्च करता है। हाँ। मैं मतलब इस बात पे हैरान हूँ। उनका काम ये नहीं है, एसोसिएशन अपना फंड अलग रेज करे, अपने उनके पास अथॉरिटी, मगर क्योंकि उन्हें सेंट्रलाइज किया हुआ है, कंट्रोल करना चाहते हैं, उसके आगे मकासद बहुत अलग हैं जो कि गवर्निंग बोर्ड से रिलेटेड करते हैं, तो सारा पैसा बोर्ड को लगाने की जरूरत नहीं है, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करेगा। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द लाहौर, तो फिर खराबियां तो पैदा होंगी। जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उनका रोल है उनको करने दें, अकाउंटेबिलिटी जरूर करें। मगर हमारे यहाँ क्या है, पहले हम कहते हैं कि ये बेईमानी करेगा इसलिए हम इसको नहीं देंगे। भाई पहले उसे बेईमानी करने दे दो, फिर पकड़ो ना। आप पकड़ तो रहे नहीं और पहले से हर चीज़ सेंट्रलाइज कीजिए। तो मैं भी यहाँ पे रहा हूँ, रीजनल कोच भी रहा हूँ, और उस दौरान में RDM भी होता था। 1000 रुपये भी वो सेंक्शन कराने के लिए फैक्स करते थे वहाँ पे लाहौर में। तो इस तरह की जब अप्रोच रखी ट्रस्ट नहीं करते, मतलब नहीं करना चाहिए ना, अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है, क्लब क्रिकेट भी वो कराए, जो लोकल एसोसिएशन है उनके काम है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाए, वो अपने फंड रेज करे, और ऐसा कुछ है नहीं। तो ये सारी खराबी क्योंकि आपने वहाँ से बैठे कंट्रोल करना है, क्लब में मैनिपुलेशन करनी है, वोटिंग के ज़माने में, इलेक्शन के ज़माने में, ताकि रीजनल जो हेड हैं वो ऐसे आए जो कुछ बोल ना सकें। हाँ। इस तरह की चीज़ें हैं जो कि गवर्निंग बोर्ड के पे जाके रिफ्लेक्ट करती है। हाँ। तो मैं समझ रहा हूँ इसकी खराबियाँ बहुत सारी हैं। उसमें डोमेस्टिक क्रिकेट भी उसी तरह आ जाती है, और जो लोग उसमें हाफिज इमरान ने बात की, भाई जो लोग इस चीज़ को खराब कर रहे हैं उनका एहतसाब हो, वो तो पीछे बैठे हैं पर्दे के। लेकिन जो आपने गवर्निंग बोर्ड की बात की, अरबों रुपए का बजट, डॉन में स्टोरी छपी थी, 20-25 मिनट में अरबों रुपए का बजट मंजूर हो गया। तो इसका मतलब है गवर्निंग बोर्ड के अरकान जो हैं वो सिर्फ सुनते हैं, दस्तखत कर देते हैं, बोलते नहीं है। सारा कुछ जाके वहाँ खत्म होता है। अच्छा, वहाँ लोग वही चाहिए जो आपने बताया ना, वही करें। तब जो है पावरफुल चेयरमैन होता है। अच्छा, और जाहिर है हमारे मुस्लिम साहब तो बहुत ही पावरफुल है। हाँ। तो कोई चू भी नहीं कर सकता वहाँ। सही। मगर ऑफिशियली तो हर एक को डिबेट करनी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। आपको पता है कि एक दफ़ा मैं भी 2010 में अपॉइंट हो गया था, मुझे उन्होंने अडॉप्ट नहीं कराया गवर्निंग बोर्ड में। मैं हो गया था डिपार्टमेंट की तरफ से नॉमिनेट, कस्टम्स की तरफ से नॉमिनेट हुआ। डिपार्टमेंट का एक नुमाइंदा होता था, वह गया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो पैसे खर्च करता रहा और टेन्योर ही खत्म हो गया। बताइए। तो वहाँ पे फिर मुझे अंदाजा हुआ उस वक्त कि भाई वहाँ तो गवर्निंग बोर्ड में वो चाहिए जिसने सिर्फ साइन करने हो, यस और सर। अपनी जो मजे हैं वो उड़ाए, मजे पूरे करे। करे। हाँ, और बोलने के जो है ना वो नहीं जरूरत। तो इसलिए जाहिर है कि जो भी बोर्ड के अल्टीमेट डिसीजन के बाद जो भी, चाहे वो बजट हो, उसका फैसला गवर्निंग बोर्ड ने करना होता है, अप्रूव करना होता है। सही। अगर वहां से अप्रूव नहीं होगा तो ऑडिट एक्शन और ऑब्जेक्शन भी आ सकता है। सही। तो इसलिए सारा फोकस वहाँ है, और जितनी भी नीचे क्रिकेट हो रही है उसके लुबे-लुबाब उसका आगे रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, उसका रिफ्लेक्शन जो है ना गवर्निंग बोर्ड में खत्म ठीक होता है। है। दूसरी चीज जलाल भाई, आप क्या देखते हैं इन 8 टीमों में जो परफॉर्मेंस है करंट टीमों की? आप पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, इस ग्रुप से आप किसको देखते हैं सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे? और फिर इस तरह से हम दूसरे ग्रुप की भी बात करेंगे। देखिए ओवरऑल तो जो भी इस तरह का टूर्नामेंट होता है वो टफ होता है हर टीम के लिए। और जैसे हमने कहा ना कि जो टीम अपनी पहली चीज़ वो होती है कि सिलेक्शन सही हो, कॉम्बिनेशन सही बने। हमने देखा कि न्यूजीलैंड ने भी अच्छा बनाया हुआ है, इंडिया ने भी अच्छा बनाया है, बांग्लादेश के पास ऑलरेडी उनके पास कॉम्बिनेशन है, हम उसमें फेल हुए अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने में। तो पहली चीज़ तो सिलेक्शन आ गई, हम नहीं कर सके अच्छा से, और बहुत लेट हमने किया। दूसरी बात यह है कि जो टीमें उस दिन परफॉर्म करेंगी, जब मैच होगा तो उसमें ग्रैब करनी होती है अपॉर्चुनिटी को, हम लॉस्ट कर देते हैं। हमारा फील्डिंग का स्टैंडर्ड आपने देखा अच्छा नहीं है, तो ये एक हमारा ग्रे एरिया है। फिर आ जाए बॉलिंग में जैसे हमने कहा कि स्पिनर हमारे पास एक ही पर्टिकुलर स्पिनर है, उस पर आप कितना रिलाई कर लेंगे। दूसरा, जब आप बैटिंग पे आ जाते हैं तो जो बैटिंग का आपका कॉम्बिनेशन है, यानी कि आपने देखा है कि बीच में आपके पास मिडिल ऑर्डर में कुछ ऐसे पावर हिटिंग टाइप प्लेयर भी चाहिए होते हैं, ऊपर अच्छे ओपनर चाहिए जो थोड़ा रिस्क लेते हों। बाबर आजम इज ए गुड प्लेयर, मगर वो रिस्क लेने वाला फखर जमान लेता है, ठीक है ना। तो ऐसी प्लेयरों का होना टीम में जरूरी है। तो हमारे पास वो कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। तो इसलिए अगर हम देखें दूसरी टीमों से तो हम बहुत सी चीजें लैक कर रहे हैं, तो फिर उसी बेस पे हम कह सकते हैं कि हमारे चांसेस बजाय कम लग रहे हैं। मगर फिर भी क्रिकेट में वनडे में किसी बार अच्छा खेल जाएंगे तो चांसेस है। ये नहीं हम कह सकते कि इनके चांस नहीं है, चांस है, इवन चांस भी एक हद तक कहा जा सकता है, मगर उस दिन क्या करना होगा वो देखना पड़ेगा। ठीक है, हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। जलालुद्दीन हमारे साथ मौजूद है। जब वापस आएंगे तो हम दूसरे ग्रुप की भी बात करेंगे, जहां ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमें ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे।
प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन के साथ आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। जनाब भाई, जिस तरह से आप पहले बात कर रहे थे हमारे ग्रुप से, ठीक है न्यूजीलैंड और भारत फेवरेट तो हैं, लेकिन आप ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की टीम अनप्रिडिक्टेबल टीम है, किसी भी दिन कुछ भी कर सकती है, तो चांस अभी हम आप उसको रूल आउट नहीं कर सकते सेमीफाइनल में जाने का। देखिए हेड टू हेड देखें ना, यानी प्लेयर टू प्लेयर देखें तो हम अपने अच्छे नजर नहीं आ रहे। हाँ। मगर जब मैच खेला जाता है उस मैच में आप कितना किसी दिन अच्छा कर जाते हैं कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ें दूसरी टीम खराब भी कर देती है। वो जो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने वाली है वो अगर हम कर सके, किसी दिन हो गया ऐसा डे, हमारा डे आ गया तो हम मैच जीत सकते हैं। तो इसलिए हम रूल आउट थोड़ी कर रहे हैं पाकिस्तान को। हम एज ए ऑन पेपर जब देख रहे हैं टीमों को तो हमें अपनी टीम कई एंगल से वीक लग रही है, जिसमें कॉम्बिनेशन के हवाले से, उसमें फील्डिंग के हवाले से, उसमें बॉलिंग स्पिनर नहीं जो है, जो रोल ऑफ बैट्समैन है उनको देखते हुए, सही। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शायद हमारा चांस एज कम्पेयर टू अदर्स कम है। अच्छा, इस ग्रुप से। अच्छा, आप दूसरे ग्रुप की अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया के 5 प्लेयर्स नहीं आ रहे, पैट कमिंस नहीं है, मार्कोस स्टॉइनिस नहीं है, मिचेल मार्श नहीं है, जॉश हेजलवुड नहीं है, उनके 5 प्लेयर्स नहीं आ रहे और स्टीव स्मिथ कप्तान है। तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, उसके बाद अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, उस ग्रुप से आप किसके चांसेस देखते हैं? देखिए जाहिर है कि अगर 5 प्लेयर किसी टीम के नहीं आएंगे हाँ। तो उस टीम को फर्क तो पड़ता है। मगर जैसे हम हमेशा से देखते आ रहे हैं कि बैकअप उनके पास बहुत अच्छे होते हैं। ऑस्ट्रेलिया उनका वे ऑफ प्ले, वो ऑस्ट्रेलियन वे कहते हैं उसको, ऑस्ट्रेलियन वे में वो खेलते हैं। वो हमेशा कोई भी आएगा वो उसी तरह खेलेगा, जो हाँ, वो चेंज नहीं आएगा, और चेंज आएगा तो उसे निकाल देते हैं। तो इसलिए उनका फर्क तो पड़ेगा, मगर उनका जो भी आएगा वो ऑस्ट्रेलियन वे में खेलेगा। बाकी आ जाए आप इंग्लैंड बहुत अच्छी टीम है, हर तरह से वो अपने आप को रीबिल्ड करते हैं, रीऑर्गेनाइज होते हैं। और साउथ अफ्रीका भी रिसेंट पास में बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुकी है। और जो अफगानिस्तान तो एक ऐसी टीम नज़र आई है बहुत अरसे से, पिछले 2-3 सालों से, कि जो किसी भी टीम को हरा देती है। मगर क्योंकि उनका एक्सपीरियंस की कमी है, और ख़ासतौर से जब अगर आप वनडे में आ जाएं, जैसे 50 ओवर में, तो थोड़ा सा उनके लिए एक चीज़ सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। मगर T20 में डेफिनेटली वो किसी भी टीम के बराबर क्रिकेट खेलते हैं। तो इसलिए बड़ा टफ कंपटीशन होगा उस ग्रुप में भी। अपेरेंटली यही लग रहा है कि जी इस दफ़ा अपना साउथ अफ्रीका हालांकि चौकर खिलाते हैं, मगर कुछ वो शायद बेहतर करके दिखा देंगे। उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। रबादा आ जाएगा, मार्को येंसन आ जाएगा, उनकी टीम तो फिर भी उनका थोड़ा सा एज मुझे लग रहा है। और हेनरिक क्लासन है उनके पास, एडन मार्करम है उनके पास, डेविड मिलर है, उनकी टीम तो बुरी नहीं है। मगर बस वो यही है कि जब वो ऐसे मौके पे चोक कर जाते हैं, हमने देखा है बहुत दफा, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं 352 रन करके हार गए। तो अभी कंपटीशन थ्रू आउट, चाहे वो हमारा ग्रुप हो पाकिस्तान का, या वो ये नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल आउटराइट कि ये टीम आगे जाएगी। कोई भी टीम हार सकती है, कोई भी टीम जीत, मगर टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको हर एरिया में अच्छा करना होगा, तब आप टूर्नामेंट जीतेंगे। वरना आप खाली एक अच्छी परफॉर्मेंस से टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। तो उसमें और टीमें हमसे बेहतर लग रही हैं। उसमें मैं देखता हूँ कि इस दौरान साउथ अफ्रीका ने अच्छा अपने आप को वापस किया है। और जाहिर है कि इंग्लैंड हमेशा तैयारी करके आते हैं, उनकी तैयारी अपनी नौयत की अलग ही होती है। तो इसे टफ कॉम्पिटिशन, और मे बी शायद साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड इस दफा दूसरी प्रेडिक्शन है, जो कि छठी हिस्स के बेस पे, लॉजिक उसमें कम है। जब हम छठी हिस्स की बात करते हैं 6 रन की, तो उसमें एक फील आ रहा होता है, वो भी क्रिकेट में बहुत काउंट होता है। लेट्स सी। अच्छा, अब पिचेस की अगर हम बात करें, अब चूंकि स्टेडियम आईसीसी के हवाले कर दिए गए, पिचेस जो है वो आईसीसी के क्यूरेटर बनाएंगे। हमारे पास टोनी हेमिंग्स जो आईसीसी के साबिक क्यूरेटर रहे, वो हमारी उन्होंने पिचेस ट्राई सीरीज में बनाई। आप पिचेस को कैसे देखते हैं पाकिस्तान और दुबई की, क्योंकि दुबई में भारत के मैचेस हैं और पाकिस्तान में दीगर टीमें? देखिए पाकिस्तान में तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि जो वनडे स्टाइल की पिचेज होती हैं, जहाँ रन ज़्यादा बनते हैं, वही होनी चाहिए। बैटिंग पिचेस, बैटिंग नहीं कहें उसे, बल्कि सपोर्टिंग पिच कहते हैं, स्पोर्टिंग पिच बल्कि कहते हैं उसको, जहाँ थोड़ा बहुत अच्छी बॉलिंग करें तो आप आउट भी कर सकते हैं। सही। और रन्स भी बनते हैं, यानी 300 प्लस वाली पिचेस बनेंगी। हाँ, दुबई में ये चांस शायद कम हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो मिट्टी है वहाँ की डिफरेंट है, वो है, वहाँ टर्निंग थोड़ी ज्यादा है, और इंडिया के साथ मैचेस होंगे तो वो शायद एज कम्पेयर टू पाकिस्तान
थोड़े से कम स्कोरिंग रन होंगे, यहाँ पर ज्यादा यहाँ पे रन चलें। होंगे, बहुत पाकिस्तान में शुक्रिया। रन बनेंगे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। जलालुद्दीन ने अपनी राय का इजहार किया अपने तजुर्बे की रोशनी में। अब देखते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में क्या होता है। 19 फरवरी से शुरू हो रही है। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।